Hello everyone, welcome back to my channel Success Mantra by Survi Kapoor. So this is the third chapter of our economics which we are going to start today is money and credit. और हम इस चैप्टर को दो पार्ट्स में अपना कवर करने वाले हैं. So first part is here. अब मनी तो बहुत कॉमनली यूज टर्म है ना हमारे पास, जिसे हम बहुत बार यूज भी करते हैं, सुनते भी हैं. तो मनी एक्चुअल में है क्या? मनी, पैसा. सो दिस इज पैसा इज द बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है टू एक्सचेंज, कि भाई हम उसे एक्सचेंज कर सके ताकि हम लोग उसके बदले में कोई प्रोडक्ट खरीद सके, यहाँ पर कोई सर्विसेज ले सके यहाँ पर. बट चलो भैया एक इमेजिनेशन की दुनिया में जाते हैं. ठीक है, जब हमारे पास पैसा था ही नहीं, ये 10 रुपये 10 रुपीज़ नोट, 20 रुपीज़ नोट, 5 रुपीज़ कॉइन्स कुछ भी नहीं था हमारे पास, तब हमारा जो सिस्टम है, एक्सचेंज सिस्टम है, वो कैसे चलता था? तो गाइस उस टाइम पे हम लोग यूज़ करते थे हमारा बार्टर सिस्टम. दैट इज़ बिफोर द इन्वेंशन ऑफ मनी. हमारे पास एक सिस्टम इंट्रोड्यूस होता था विच वॉज टर्म्ड एज द बार्टर सिस्टम. अब ये क्या सिस्टम है? सपोज देयर इज पर्सन वन, दैट इज मैं और आप हो मेरे साथ. ठीक है, आपका काम है मेरे पास, आपका काम है यहाँ पे ग्रॉसरी आइटम्स का, मेरा काम है यहाँ पे पोट्री आइटम्स का, वही मटके बनाने का काम है मेरा. ठीक है, मुझे चाहिए ग्रॉसरी आइटम और आपको चाहिए पोट्स. तो हमने आपस में एक्सचेंज कर लिया, हमारा काम हो गया. आपने मुझे ग्रॉसरी दे दी, मैंने आपको पोट्स दे दिए और हमारा सिस्टम यहाँ पर हो गया. हमें पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ी. पर क्या बार बार आपको पोट्स की रिक्वायरमेंट होगी? मुझे तो बार बार ग्रॉसरी आइटम्स की रिक्वायरमेंट होगी, बट आपको तो पोर्ट के आइटम रिक्वायरमेंट नहीं है. तो भाई अब हम दूसरी बार मैं आपके पास आई कि बाऊजी मुझे ना ग्रॉसरी आइटम्स चाहिए, मुझे दे दो आप. ठीक है, आपने बोला बट मेरे को तो पॉट्स नहीं चाहिए, मैं आपको क्यों दूँ यहाँ पर? तो उस सिचुएशन में मैंने आपसे पूछा कि आपको क्या चाहिए. आपने बोला कि भैया मुझे शूज़ चाहिए. तो अब मैं गई ढूंढने कि एक ऐसा बंदा मिले मुझे जिसको शूज़ चाहिए हो, जो शूज़ बेचता हो, उसको मेरे से चाहिए हो पोर्ट्स, और मैं आपसे ले लूँ ग्रॉसरी आइटम्स. ऐसे कैसे? अरे मतलब मैं उससे शूज़ लेकर आपको शूज़ दे दूँ, अपने पोर्ट्स उसको दे दूँ, और उस आपसे मैं फिर रिटर्न में क्या ले लूँ? मेरे पास यहाँ पे ग्रॉसरी आइटम्स ले लूँ. बहुत कंफ्यूजिंग सा हो गया ना. एक्चुअल में यही प्रॉब्लम जब आने लगी, दैट इज़ हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं होता था कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वहाँ पे एग्जिस्ट करें. यहाँ पर जैसे आपको मेरी पोर्ट्स नहीं चाहिए थे, ऐसे ही उस टाइम पे भी लोगों को एक दूसरे का सामान जब नहीं चाहिए होता था तो वो इधर उधर ढूंढते थे कि भाई कोई मेरा सामान ले ले, बदले में मुझे वो दे दे जो सामने वाले को चाहिए. सो इट वॉज अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ आवर बार्टर सिस्टम कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हमारे पास वहाँ पर नहीं होता था, जिसकी वजह से एक टाइम पे बार्टर सिस्टम बहुत अच्छे से हमारे पास नहीं चल पाया. फिर इंट्रोड्यूस हुई हमारे पास मनी, बट मनी से पहले हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई थी गिनीज या मुद्राएं, जो हमारे एम्परर्स के टाइम पे हुआ करता था कि भैया आज मुगल्स का एम्परर है तो मुगल कॉइन्स चलेंगे, आज हमारे पास राजपूताना एम्परर है तो उनके कॉइन्स चलेंगे, अशोकास का है तो उनके कॉइन्स चलेंगे. उस टाइम पे हमारे पास इंट्रोड्यूस हुई थी हमारी गिनीज. बट लेटर ऑन हमारे पास मनी को पूरा का पूरा एज इन रखा गया एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि भाई एक ये पेपर उठा लेते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पैसे एक्सचेंज, इसको देकर हम लोग सामने से गुड्स इजीली खरीद पाएंगे. कोई झकझक नहीं, कोई चिक नहीं कि भैया ये लाओ वो लाओ वो लाओ. नहीं भैया, मेरी जेब में पैसे हैं, मैंने बर्गर खाना है, मैं गई बर्गर लेने, 100 रुपीज़ दिए और मैंने बर्गर लेके खा लिया. यहाँ पर मुझे नहीं ढूंढना था किसी और को कि कोई किसी चीज़ को कुछ बेचे, ये वो XYZ सिस्टम हमारे पास यहाँ पर करे. तो बट जैसे जैसे हमारे पास ट्रेंड बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे पास मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस होती गई. मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी हमारे पास पहले इंट्रोड्यूस हुई एज अ फॉर्म ऑफ करेंसीज. करेंसी, अब हमें पता है हर नेशन की अपनी करेंसी अलग होती है. हमारी इंडियन करेंसी इसलिए वैलिड है क्योंकि उसको ऑथराइज करा गया है RBI के थ्रू, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही एक ऐसा बैंक है जहाँ से हमारे करेंसी नोट्स छपते हैं, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट. अब यहाँ पे ऑथराइज करा गया RBI ने, और RBI ने इशू करे हमारे पेपर नोट्स और हमारे कॉइन्स. अगर वो नोट RBI के थ्रू इशू नहीं हुआ
तो दैट पर्टिकुलर नोट और कॉइन इज नॉट कंसिडर्ड एज अ लीगल टेंडर टू एक्सचेंज द थिंग्स। हम उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते यहाँ पे। जैसे कि अभी हमारे पास 2000 के नोट बंद हो चुके हैं, ठीक है। सो अगर अब मैं 2000 का नोट लेके किसी के पास जाऊंगी तो कोई मेरे को कोई सामान नहीं देने वाला है, तो वो इंडिया की करेंसी, बट अब उसका ऑथराइजेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, हमारी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो अब कोई भी वो 2000 का नोट उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला है हमारे पास, ठीक है जी। तो करेंसी में हमारे पास हमारे पेपर नोट्स और कॉइन्स होते हैं, और उसमें एक प्रॉमिसरी नोट भी लिखा होता है कि भैया इसके इतने रुपीज़ के एक्सचेंज में यू कैन गिव द मनी। नेक्स्ट आता है हमारे पास हमारा डिपॉजिट्स विद द बैंक। बैंक में पैसा डिपॉजिट कराना भी हमारे पास क्या है, एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है। कैसे? अब मेरा बैंक में अकाउंट है, ठीक है, मैंने उसमें पैसे डिपॉजिट करा के रख दिए, बट जब मेरा मन करा मैंने वहाँ से कार्ड स्वाइप करके पैसा निकाल लिया, मैंने चेक से पैसा निकाल लिया। सो हम लोग बैंक में डिपॉजिट्स करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, दैट इज डिपॉजिट करा है अपनी मर्जी से, और जब मन चाहेगा वहाँ से पैसा निकाल भी सकती हूँ। एंड वी आर हैविंग अ चेक फैसिलिटी इन दिस, कि जिसमें हम लोग हमारा चेक फैसिलिटीज़ के थ्रू हम लोग हमारे पैसे जो है विड्रॉल करवा सकते हैं वेरी इजीली, बिना किसी प्रॉब्लम के यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। अब बैंक की बात आई गई है तो चलो मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताती हूँ। बेसिकली बैंक में हमारे पास अलग अलग टाइप के अकाउंट होते हैं, ठीक है, जिसमें आमतौर से जनरल पब्लिक डिपॉजिट्स करती है, वो होती है हमारे पास हमारा सेविंग अकाउंट, ठीक है। और अच्छा एक क्वेश्चन और, क्या हम एज एन जनरल पब्लिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपना पैसा अपना अकाउंट खोल सकते हैं? नहीं, हम लोग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में अपना अकाउंट नहीं खोल सकते हैं हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल बैंक्स के अकाउंट खुलेंगे। हम लोग हमारा अकाउंट कमर्शियल बैंक्स में खोलते हैं, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पे ईजिली एक्सेप्टेंस हमारी होती है मनी की, और ईजिली हमें पैसों का विड्रॉल भी हम लोग वहाँ से करवा सकते हैं। हमारा जो मेनली बैंक अकाउंट रहता है वो होता है सेविंग अकाउंट। जितने भी बिजनेसमैन हैं वो पैसा लगाते हैं अपना करंट अकाउंट में। इस तरीके से हमारे पास हमारे अलग अलग अकाउंट्स हमारे पास यहाँ पर रहते हैं। क्लियर? सो दिस इज द डिपॉजिट्स विद द बैंक। अब बात आती है बैंक को क्या फ़ायदा होता है हमारे से पैसे डिपॉजिट करा के। वाई दे आर लेकिन लॉट ऑफ टेंशन कि हमारा पैसा डिपॉजिट कराएं फिर हमें दे कोई फ़ायदा होता है? येस, दे यूज टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट, क्योंकि बैंक आज के टाइम पे क्या बहुत पहले से हमें क्या देता है, लोन देता हुआ चल रहा है, ठीक है। बैंक देता है लोन। अब बैंक ने अगर लोन देना है तो बैंक अपना पैसा तो नहीं लगाएगा ना यार, यहाँ पे वो पैसे को घुमाता है। हमारा पैसा बैंक में गया, उसने हमें ही किसी को पैसा वो विड्रॉल करके दे दिया। Let's have a look over this particular small diagram. अब इस डायग्राम में हमारे पास क्या है, we are having a two parties. The one is depositors and the other is the borrowers. डिपोजिटर्स ने क्या करा, अपना पैसा डिपॉजिट करा बैंक में, और बैंक ने वही पैसा बोरोवर्स को, जिसे उधार में चाहिए था, बैंक ने वही पैसा लोन की फॉर्म में दे दिया बोरोवर्स को। अब बैंक ना बड़ा चालू है, जब बोरोवर्स से लोन का अमाउंट वापस लेता है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करता है, हाई चार्ज करता है। सपोज 11% उसने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करा हमारे पास, और बैंक वही पैसा जब हमें विड्रॉल पे वापस देगा, जब हमने विड्रॉल कराया है तो इमेजिन कि उसने हमें 6% इंटरेस्ट दिया यहाँ पर, तो ये जो बीच का 5% इंटरेस्ट है वो बैंक का क्या हो गया, हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो इसीलिए बैंक हमारा अमाउंट को एक्सेप्ट करता है, डिपॉजिट उसको एक्सेप्ट करता है, और आगे वो यहाँ पे लोन देता हुआ चलता है हमारे पास, सो दैट बैंक कैन एबल टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। होपफुली बैंक प्रॉफिट कैसे अर्न करता है आपको ये क्लियर हुआ, क्योंकि ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आता है हमारे पास। शूज़ मैन्युफैक्चरिंग का उसको ऑर्डर मिला तो 3000 सपोज उसको शूज़ मैन्युफैक्चर करना है विद इन द 15-20 डेज, तो वो क्या करेगा, उसको रिक्वायर्ड है कि वो बाहर से एक्स्ट्रा वर्कफोर्स को हायर करेगा, रॉ मटेरियल के लिए पैसा चाहिए होगा, XYZ चीज़ों के लिए उसे बहुत सारा पैसा चाहिए होगा। तो इसमें वो दो टाइप से लोन लेगा। पहले वो कहेगा, मैंने अगर उसको सलीम को ऑर्डर दिया तो सलीम मुझे कहेगा कि मैम काइंडली गिव मी सम एडवांस, कि भैया आप मुझे एडवांस दो ना, तभी मेरे पास एश्योरेंस रहेगा कि हमारा ऑर्डर कंफर्म है। मैंने उसको दे दिया कि चल भैया 30
3,000 शूज़ के मैं आपको 50,000 रुपीज़ यहाँ पर दे देती हूँ। टोटल बिलिंग 1 लाख की होनी थी, ठीक है। तो अब उसने यहाँ पे क्या करा, 50,000 मेरे से ले लिए। अब नेक्स्ट उसने क्या कहा, जिससे उसने लेदर लेना था, सपोज लेदर आया 30,000 का, उसने क्या कहा 30,000 वाले को उसने 15,000 उससे उधार कर लिया, 15,000 दे दिया, 15,000 उसने उधार कर लिया कि भाई मैं तुझे बाद में दे दूंगा। तो इस तरीके से सलीम ने बिजनेस की चलाई गाड़ी उधार लेके, थोड़ा सा एडवांस मेरे से लिया विच वॉज कंसिडर एज अ लोन, और थोड़ा सा उसने उधार किससे लिया, लेदर वाले बंदे से, तो जिसके लिए उसका लोन था, और बाकी उसने सबको पेमेंट्स कर करा के अपना ऑर्डर पूरा करा यहाँ पर। सो दिस इज हाउ द बिजनेस पर्सन्स यूज्ड टू टेक लोन। बट अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, दैट इज स्वप्ना की बात करते हैं। गांव में ना यार बैंक्स पहले नहीं होते थे, तो पीपल यूजुअली डिपेंड्स ऑन द मनी लैंडर्स, ट्रेडर्स, इन पे ही डिपेंड रहते थे। अब स्वप्ना ने अपना क्या करा, एक लैंड है उसके पास छोटी सी, उसने उस लैंड को मोर्टगेज देकर, गिरवी रखकर उसने लिया लोन वहाँ के मनी लेंडर से। अब मनी लेंडर से लोन लिया, मनी लेंडर बाबूजी ने दे दिया। अब ना उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई चार्ज करा, एक तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई चार्ज करा, उसके सारी की सारी ज़मीन रख ली कागज़ में, साथ में कंडीशन रख दी कि भाई अगर पैसे नहीं दे पाओगे तो 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड आई विल हायर दैट। अब इस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली स्वप्ना की जो सारी की सारी फील्ड थी, जो क्रॉप प्रोडक्शन थी, वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब डिस्ट्रॉय होने की वजह से उसका क्रॉप प्रोडक्शन इतना अच्छा नहीं हुआ कि वो मनी लेंडर के पैसे उधारी में दे सके। वो मनी लेंडर के पैसे उधारी में नहीं दे पाई, इतना भी पैसा नहीं इकट्ठा हुआ कि भाई जो नेक्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन करनी है उसके लिए जो सीड्स फर्टिलाइजर्स चाहिए वो वहाँ से ले पाए। तो उसने फिर मनी लेंडर के पास गई कि बाबूजी थोड़ा सा पैसा और दे दो हमको। अब इस सिचुएशन में मनी लेंडर ने बोला कि भैया पहला पुराना कर्जा चुकाओ। उन्होंने कहा नहीं भैया नहीं चुका सकती, इस बार चुका दूंगी। इस तरीके से क्या हुआ, पुराना कर्जा चुकाया नहीं, नया कर्जा ले लिया। जब आगे भी कर्जा पूरा नहीं चुका पाए तो मनी लेंडर ने उनकी पूरी की पूरी लैंड को जो था, थोड़ा सा लैंड का पार्ट जो था उन्होंने हायर कर लिया, यहाँ पे एक्वायर कर लिया। तो इस तरीके से जो स्वप्ना थी वो फंस गई हमारे पास, हमारे डेब्ट ट्रैप में, कर्ज जाल में वो फंस चुकी थी यहाँ पर। अब या तो उसका कर्जा उतरेगा कि पूरी की पूरी ज़मीन बेच दे मनी लैंडर को और कुछ और कर ले, बट वो कैसे बेचे ना, उसका कल्टीवेशन का काम ही वहीं से है। सो दिस इज हाउ द क्रेडिट वर्क्स इन द 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। अब जब हम कहीं से क्रेडिट लेते हैं तो हमारे पास डिफरेंट टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है। जैसे सपोज अगर आज आप कहीं से लोन ले रहे हो, कुछ ले रहे हो, तो हमें वहाँ पे पता होता है कि हमने कब लोन देना है, दैट इज मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, कैश रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा, चेक से रहेगा। फिर मैंने अगर कोई चीज़ ली है कहीं से तो मुझे उससे कुछ ना कुछ क्या देनी पड़ेगी, यहाँ पर कोलैटरल। कोलैटरल इज द सिक्योरिटी, कि कुछ चीज़ मुझे वहाँ पे एज अ मोर्टगेज, एज अ गिरवी वहाँ पे रखनी पड़ेगी, कुछ डॉक्यूमेंटेशंस पूरा करना पड़ेगा। अगर आज आप बैंक से लोन लेने जाओ तो बैंक देखेगा आपकी इनकम कितनी है, आपका पैन कार्ड मांगेगा, आपका आधार कार्ड मांगेगा। सो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ और रहती है, तो डॉक्यूमेंटेशन भी रिक्वायर्ड होता है। इंटरेस्ट रेट कितना रहने वाला है वो ये भी बताएगा, 11%, 12%, 8%, 9%, वो सब बताएंगे आपको। और फिर कितना ड्यूरेशन के लिए आपका क्रेडिट रहने वाला है, ये सब चीज़ें हमारे पास टर्म्स ऑफ क्रेडिट में हमारे पास आती हैं, और इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास आ जाता है। सो ये था हमारे पास हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। गाइस मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि एनसीईआरटी को फोकस करना मत भूलना, एनसीईआरटी को अपना बेस बनाकर ही चलना यहाँ पर। दीज आर जस्ट एन हेल्पिंग एक्सप्लेनेशन फॉर यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि कैसे कैसे टाइप्स के सेक्टर्स हैं हमारे पास क्रेडिट के, कहाँ से लोग लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। होपफुली you guys like the video and it is helpful for you guys. And the last, I would like to say, don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you guys.